हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वो 1787 से 1793 के समय तक इन्होंने अदालत व्यवस्था में अपना जो योगदान दिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सन 1786 में गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। कंपनी के संचालकों ने भारत भेजते समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को राजस्व वसूली, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने का दायित्व सौंपा। कॉर्नवालिस उन परिस्थितियों से अवगत थे जो परिषद के विरोध के कारण गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स के समक्ष पैदा हुई थी। गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के पहले उन्होंने कंपनी के समक्ष दो शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि गवर्नर जनरल के अतिरिक्त मिलिट्री कमांडर इन चीफ बनाया जाए। साथ ही दूसरी शर्त यह रखी कि कॉर्नवालिस परिषद के निर्णय को पलटने का अधिकार दिया जाए, जिससे स्वतंत्र रूप से कार्य किया जा सके। कंपनी के संचालकों ने उनकी दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे एक शक्तिशाली गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। तत्कालीन परिस्थितियों में कंपनी के संचालक यह महसूस करने लगे थे कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक था। इसीलिए कॉर्नवालिस को यह विशेष अधिकार देने में कंपनी ने कहीं भी कोई संकोच नहीं किया। यह आवश्यकता परिषद के बहुमत की अवहेलना करते हुए अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सकता था। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं द्वारा बंगाल की प्रजा के लिए एक आदर्श न्याय व्यवस्था को लागू किया। वह जिस समय भारत आया उसने प्रशासन को खर्चीला, भ्रष्टाचार से युक्त पाया। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू की गई योजनाओं में अनेक परिवर्तन किए और अपनी योजनाओं को 3 चरणों में सन 1787 की, सन 1790 और सन 1793 में लागू किया। आज हम सबसे पहले सन 1787 की न्यायिक योजना, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की प्रथम न्यायिक योजना के नाम से जानी जाती है, के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी के निदेशकों के निर्देश के अनुसार कॉर्नवालिस को अपनी योजनाएं इस प्रकार से आयोजित करनी थी कि प्रशासनिक व्यवस्था में मितव्ययता, कार्यक्षमता और सरलता लाई जा सके। इसके लिए कॉर्नवालिस ने सन 1787 की योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के संहिताओं को लागू किया। नंबर 1, विनियमों की संहिता, कोड ऑफ रेगुलेशन, जो 8 जून 1787 को पारित की गई थी। इसी के साथ दूसरी संहिता थी न्यायिक विनियमों की संहिता, कोड ऑफ जुडिशियल रेगुलेशन, जो 27 जून 1787 को पारित की गई। सन 1787 की न्यायिक योजना के मुख्य लक्षण क्या है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समस्त क्षेत्रों में जिलों की संख्या, जो कि हेस्टिंग के द्वारा 36 बनाई गई थी, उनको घटा करके इस योजना में 23 कर दी गई और प्रत्येक जिले के लिए एक कलेक्टर को नियुक्त किया गया, जो कंपनी का प्रसंविधित अंग्रेज कर्मचारी होना आवश्यक माना गया। कलेक्टर को प्रशासन के विभिन्न कार्य सौंपे गए। यह भू राजस्व की वसूली तथा वित्त विभाग संबंधी अन्य वादों को निपटाता था। उसे अपने जिले की दीवानी अदालत के जज का कार्य भी करना होता था और इस हैसियत से वह दीवानी वादों को भी निपटाता था। इसके अतिरिक्त
वह अपने जिले का दंडाधिकारी भी होता था। उसे अपराधियों को बंदी बनाकर उन्हें आरोप पत्र के सहित निकट के फौजदारी अदालत में विचारण के लिए प्रोसिक्यूट करना पड़ता था। वह छोटे छोटे आपराधिक मामलों को स्वयं भी निपटा सकता था, परंतु कलेक्टर 15 कोड़े अथवा 15 दिनों के कारावास से अधिक दंड देने का अधिकार शक्ति उसको ऐसे मामलों में नहीं थी। कलेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति से फौजदारी अदालत के न्यायाधीशों की अधिकार शक्ति किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई। इन दोनों पदाधिकारियों के कार्य भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र थे। दरोगा अभी भी नायब नाजिम के अधीन कार्य करता था। कलेक्टर को यह निर्देश दिया गया कि वे कलेक्टर, जज और मजिस्ट्रेट की हैसियत से प्राप्त अपनी अधिकार शक्ति का प्रयोग अलग अलग न्यायालय द्वारा करें और इन तीनों प्रकार के कार्यों का लेखा अलग अलग रखें। इस योजना के अंतर्गत कलेक्टर को यह अधिकार भी दिया गया कि वह मजिस्ट्रेट की हैसियत से किसी अंग्रेज व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत आने पर उसे गिरफ्तार करके विचारण तथा निर्णय के लिए कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भिजवा सकता था। इससे पहले कि अगर हम व्यवस्था देखते हैं तो यह थी कि शिकायतकर्ता स्वयं ही कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी का आदेश उसको लाना पड़ता था, जिससे उसका अत्यधिक समय और धन नष्ट होता था और अंग्रेज व्यक्ति था इस प्रक्रिया का अनुचित लाभ उठाते थे। परंतु कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की अधिकार शक्ति प्राप्त हो जाने के परिणाम स्वरूप वह स्वयं ही उन्हें बंदी बनाकर कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में विचारण के लिए भेज सकता था। ब्रिटिश नागरिकों को छोड़कर अन्य सभी यूरोपियन व्यक्तियों को देसी भारतीयों के समान ही माना जाता था और उनसे संबंधित फौजदारी वाद स्थानीय फौजदारी अदालतों में ही निपटाए जाते थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में कार्यरत मुफस्सिल दीवानी अदालतों तथा सदर दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार संबंधी उपबंध भी 27 जून 1787 के न्यायिक प्रशासन से संबंधित विनियमों की संहिता में प्रावधान किए गए। इस संहिता की अगर हम धारा 14 की चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें उन मामलों का भी उल्लेख था जिन पर केवल मुफस्सिल को दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। दीवानी अदालतों को राजस्व संबंधी क्षेत्राधिकार से पूर्णतः वंचित रखा गया। मुफस्सिल दीवानी अदालत द्वारा निर्णित 1000 रुपये से अधिक के मामलों पर कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत को अपीले क्षेत्राधिकार प्राप्त थे और 5000 रुपये तक के दीवानी वादों पर सदर दीवानी अदालत का निर्णय अंतिम होता था। परंतु यदि वाद की विषय वस्तु का मूल्य 5000 से अधिक होने पर एक और अपील इंग्लैंड स्थित ब्रिटिश सम्राट की किंग इन काउंसिल के न्यायालय के समक्ष की जा सकती थी। तो हमने अभी तक देखा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पूरे क्षेत्र को जिलों की संख्या को घटाकर 23 की गई। कलेक्टर को दीवानी मामलों में, भू राजस्व संबंधी मामलों में और वित्त विभाग संबंधी मामलों को निपटाने की अधिकारिता दी गई। साथ ही दंडाधिकारी के रूप में भी उसको शक्ति दी गई। दीवानी मामलों में निपटाने के लिए 27 जून 1787 की जो विनियमों की संहिता है उसमें उपबंध किए गए। इसी के साथ 8 जून 1727 के राजस्व संबंधी संहिता की धारा 4 से 7 का अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम पाएंगे कि प्रत्येक जिले के लिए एक माल अदालत, रेवेन्यू कोर्ट की व्यवस्था की गई, जिसे कलेक्टर की कचहरी कहा जाता था। यह न्यायालय जो जिले का रेवेन्यू कोर्ट होता था। रेवेन्यू कोर्ट में कंपनी की सरकार और मालगुजारी के बीच उत्पन्न होने वाले राजस्व संबंधी विवाद तथा मालगुजारी और उनके रैयत के मामलों को निपटाया जाता था। रेवेन्यू कोर्ट की अध्यक्षता कलेक्टर ही करता था और वह अपनी सहायता के लिए अदालत में दीवान की नियुक्ति कर सकता था। परंतु
दीवान द्वारा निर्णीत राजस्व संबंधी मामलों को अनुमोदित करना या निरस्त करने का पूरा अधिकार कलेक्टर के विवेक पर निर्भर था। इस विनियम की अगर धारा 42 का हम अनुसरण करते हैं तो हम पाएंगे कि रेवेन्यू कोर्ट के निर्णयों पर कलकत्ता के राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त थी और रेवेन्यू बोर्ड के निर्णय से एक और अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास प्रस्तुत की जा सकती है। गवर्नर जनरल की परिषद कंपनी की सरकार की सर्वोच्च काउंसिल थी। सन 1787 की न्यायिक योजना के अंतर्गत कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत की अध्यक्षता अब स्वयं गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य करते थे। इस योजना में इस अदालत में एक मुख्य काजी तथा 2 मौलवी होते थे, जिनका कार्य न्यायाधीशों को मुस्लिमों को व्यक्तिगत विधि के उपबंधों से अवगत कराना था। इसी प्रकार हिंदू विधि की व्याख्या के लिए पंडितों की व्यवस्था की गई थी। इस न्याय व्यवस्था में प्रत्येक जिले के लिए एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी, जिसका कर्तव्य कलेक्टर को न्यायिक कार्यों में सहायता करना था। वह 200 रुपये तक के दीवानी वाद स्वयं निपटा सकता था, परंतु उसके द्वारा दिए गए निर्णयों पर कलेक्टर जज का अनुमोदन अप्रूवल प्राप्त होना आवश्यक था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की सन 1787 की न्यायिक जो योजना है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। सन 1787 की जो न्यायिक योजना के द्वारा राजस्व, दीवानी, फौजदारी, न्याय संबंधी अधिकारों को एक ही व्यक्ति में केंद्रित किया गया, जो कलेक्टर था। कलेक्टर अपने जिले का स्वामी हुआ करता था। उसे पर्याप्त वेतन दिया जाता था ताकि वह भ्रष्ट तरीकों द्वारा धन कमाने की नीयत न रखे, परंतु राजस्व, दीवानी तथा फौजदारी अधिकार शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रीकरण किए जाने से इस योजना का मुख्य दोष था। हेस्टिंग द्वारा कठिन प्रयासों से अर्जित न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी के सेपरेशन को समाप्त करके पुनः दोनों को एकत्रित किया जाना निश्चित ही एक अच्छा कदम था, जो कॉर्नवालिस ने अपनी प्रथम न्यायिक योजना में अपनाया। इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व, दीवानी तथा फौजदारी न्याय के लिए अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई, परंतु तीनों अदालतों का संचालन एक ही व्यक्ति अर्थात कलेक्टर द्वारा किया जाता था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। न्याय प्रशासन में मितव्ययता लाने का यह एक सैद्धांतिक हल मात्र था, परंतु अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इसमें स्वच्छ न्याय की अपेक्षा करना बेवकूफ़ी थी। तो कॉर्नवालिस ने अपनी प्रथम न्यायिक योजना में एक ही व्यक्ति को सेंट्रलाइज रखा और वो था कलेक्टर, और ये ही इस योजना का सबसे बड़ा दोष या हम कमी कह सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।